नमस्कार, आप देख रहे हैं डीन ऑयली सिविल सर्विसेज एकेडमी और मैं हूं आपके साथ सत्या भारद्वाज। पिछली क्लास में हमने आप सबको राष्ट्रपति के बारे में बताया था। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो कि 52 से स्टार्ट होते हैं, लगातार 62 तक चलते हैं, फिर 71, 72, 73, इसमें टोटल 13 आर्टिकल हम लोगों को पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ और राष्ट्रपति से संबंधित परीक्षा में बनाए जाने वाले प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों पर जोरदार डिस्कशन हम करने वाले हैं आज। तो इसी तरह से हम देखें, अनुच्छेद संख्या 52 और 53 में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति के परिचय के बारे में हमने जाना था कि राष्ट्रपति होता क्या है और क्या करता है, और भारत सरकार की कार्यपालिका संबंधी उनकी शक्तियाँ क्या होती है, इसे अनुच्छेद संख्या 53 में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अनुच्छेद संख्या 54, अनुच्छेद संख्या 55 और अनुच्छेद संख्या 56 को डिस्कस करेंगे। क्या है अनुच्छेद संख्या 54, अनुच्छेद संख्या 55 और अनुच्छेद संख्या 56, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद संख्या 54 यानी आर्टिकल नंबर 54। कल मैंने आप सबको एक बात बताया था कि अनुच्छेद संख्या 52 से लेकर के और 151 तक संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में दिया गया है, और ये वाला अनुच्छेद संख्या 52 से 151 तक जो भाग आता है वो है भाग संख्या 5। अब ये वाला थोड़ा अनुच्छेद पे आप नजर दौड़ाइए, ये क्या लिखा गया है 54। अब यहाँ पे देखिए 52 से 151 के बीच आ रहा है ना, तो ये किस भाग के अंतर्गत आएगा? भाग संख्या 5 के अंतर्गत। आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं और कई सारे एग्जाम में किए भी गए हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो है किस भाग संख्या में उल्लिखित है या किस भाग संख्या में वर्णन किया गया है। आप 52 से लेकर के 62 तक और 71, 72, 73 ये 13 आर्टिकल के बारे में सिर्फ एक ही आंसर आपका होगा, वो आंसर होगा भाग संख्या 5। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद संख्या 54 को समझते हैं। जब भी हमें ये समझना हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग वोटर होंगे यानी कौन कौन से लोग वोट डालने वाले होंगे, तब हमें अनुच्छेद संख्या 54 को जो कि भाग संख्या 5 में दिया गया है देख लेना होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, कौन कौन से लोग वोट डालते हैं, यानी वोटर कौन होंगे, यही बात अनुच्छेद संख्या 54 में बताई गई है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान ले कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए एक निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है यानी बनाया जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, भारतीय जो संसद है, जैसे ही हम संसद कहते हैं तो संसद 3 लोगों को मिलाकर के बनती है। एक भारत का राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। लोकसभा और राज्यसभा में 2 तरह के मेंबर बैठते हैं। एक मेंबर को हम लोग बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर। ईएम लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर हिंदी में हम लोग इसे बोलेंगे निर्वाचित सदस्य, और निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है कि वैसा सांसद जिसे जनता ने वोट डाल करके चुनाव जिता करके संसद में भेजा है, यानी जनता ने जिसे वोट किया है और वो चुनाव जीत करके जो संसद में गए हैं उसे हम लोग बोलते हैं निर्वाचित सदस्य। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मनोज तिवारी है, उसके बाद जो है आप देख लीजिए सांसद के रूप में अश्विनी चौबे हैं, बहुत सारे जितने भी सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 543 ऐसे सांसदों की संख्या है जो चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंचते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के जो सांसद बैठने वाले होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य का मतलब होता है कि इसका चुनाव नहीं कराया जाता है। ऐसे लोगों की संख्या लोकसभा में होती है 2, जिसे हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, इसे जरा समझ लीजिए। एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जिसके पिता जो हैं इंग्लैंड के और माता जो हैं भारतीय।
ऐसे लोगों के जो हैं, अब 1947 से पहले तो हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था ना, अंग्रेजों का शासन था। तो वो लोग यहाँ पे आए, यहाँ के लोगों से शादियाँ किए और शादी के बाद जो बच्चे उनके हुए उनको हम लोगों ने बोला एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का चुनाव क्यों नहीं कराया जाता? एंग्लो इंडियन का चुनाव इसलिए नहीं कराया जाता क्योंकि उनकी संख्या भारत में बहुत ही कम है। एक सांसद का चुनाव कराने के लिए कम से कम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए एक संसदीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए, और इनकी संख्या 200-300 के आसपास है। तो ऐसे में जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ये व्यवस्था दी कि 2 ऐसे सीट लोकसभा में आरक्षित रखे जाएंगे जिस पर एंग्लो इंडियन के लोगों को बैठाया जाएगा। अब आप देखिए, मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। कई मनोनीत की जगह जो है ये शब्द मिलेगा आपको नामांकित सदस्य। जब भी आप किताब पढ़िएगा तो या तो मनोनीत सदस्य लिखेगा या फिर नामांकित सदस्य लिखेगा। इंग्लिश में कहे तो इसे बोलेंगे हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो बैठने वाले लोग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद सदस्य। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा में सांसद लोग बैठते हैं इसमें 2 तरह के हुए, एक निर्वाचित सदस्य जिनका चुनाव हुआ है, जिसे जनता ने जिता करके भेजा है, और दूसरा हो गया मनोनीत सदस्य जिसका चुनाव नहीं हुआ है, जिसे राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। अब हम समझते हैं लोकसभा में ऐसे मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 2, जबकि निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 543, जो जनता ने वोट के थ्रू जिता करके सांसद के रूप में भेजा है। अब वैसे ही राज्यसभा में भी 2 होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। इलेक्टेड मेंबर की जो संख्या है राज्यसभा में वो है 233 और नॉमिनेटेड मेंबर यानी मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है वो 12। इसका मतलब 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित या मनोनीत किया जाता है। तो बचे हुए कितने इसमें इलेक्टेड मेंबर हो गए? 233। अब यही बातें हम बताने वाले थे आपको कि जो निर्वाचित सदस्य है जिसे जनता ने जिता करके भेजा है वो लोग इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। यानी जब भी सांसद से लोकसभा से कोई वोट डालेगा राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये 543 सांसद जो निर्वाचित सदस्य है वो वोट डालेगा और उन्हें निर्वाचक मंडल में रखा जाएगा। वैसे ही ठीक जो है राज्यसभा से 233 को ये जो जिसका निर्वाचन हुआ है ये निर्वाचित सदस्यों को रखा जाएगा निर्वाचक मंडल में। इसमें 12 ये सदस्य वोट नहीं करेंगे और लोकसभा से ये 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन वाले हैं ये लोग वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके अलावा प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं को भी ये अधिकार दिया गया कि वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालें। इसके पीछे रीजन यही था कि पूरे भारतवर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाना था और आज भी चुना जाता है। क्योंकि हमारा देश कैसा है, एक गणतांत्रिक देश है, रिपब्लिकन कंट्री है, और रिपब्लिकन कंट्री का साफ मतलब होता है कि एक राजा की हैसियत रखता है भारत का राष्ट्रपति। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ऐसा देश जिसमें राजा का यानी राष्ट्रपति का भी चुनाव कराया जाता हो, ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपब्लिकन कंट्री बोलते हैं, यानी गणतांत्रिक राज्य बोलते हैं। और ध्यान में रखिए राज्य यहाँ शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक राज्य की तरह है और संविधान में भी साफ तौर से लिखा गया है कि इंडिया इज ओनली अ स्टेट नॉट अ कंट्री, यानी भारत केवल एक राज्य है, कोई देश नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे समझते हैं कि जो प्रत्येक राज्य है उन लोगों का भी बराबर भागीदारी हो राष्ट्रपति जी के चुनाव में, इसलिए सभी राज्यों को महत्व दिया गया कि सभी राज्य के जो विधानसभा के विधायक है वो भी इस चुनाव में वोट डालेंगे। ध्यान में रखिए प्रत्येक राज्यों की विधानसभा के विधायक इसमें वोट डालते हैं, यानी राज्यों की संख्या अभी कितनी है? एज का मतलब होता है स्टेट, स्टेट कहे तो हिंदी में कहेंगे राज्य। अब राज्यों की संख्या है 28 और उसके बाद कुछ यूनियन टेरिटरी भी अपने देश में है, केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी संख्या है 8। टोटल राज्यों की संख्या हो गई 18 + 8 = 36। ये 36 राज्यों से जो है कुल विधायकों की जो संख्या है, और ध्यान में रखिएगा विधायक कहां पे बैठेगा? विधानसभा में। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है
और इस विधानसभा में जो बैठने वाले लोग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं विधायक। यदि हम बात करें इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी यानी सांसद वोट करेगा, एमएलए प्रत्येक राज्यों के यानी विधायक वोट करेगा। अब ये समझना है कि ये 36 राज्यों से कुल जो है विधायकों की जो संख्या है वो 4120 है। कुल विधायकों की संख्या है 4120 जिसका चुनाव हुआ है। अब चुनाव इसलिए हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में भी जो है एक एंग्लो इंडियन सदस्य के लिए विधानसभा में सीट सुरक्षित होती है और उसे राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जहां पे एंग्लो इंडियन जिस राज्य में है उसके लिए। हालांकि अब एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा लोकसभा में केवल 543 सदस्य ही हैं, ये 2 सदस्य जो है हटा दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो 4120 विधायक होते हैं ये 36 से, अभी देखिए आप जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हो पाया है, वहां की जम्मू कश्मीर की विधानसभा विभंग है, इसलिए विधायकों की संख्या कम हो गई है और विधायकों की संख्या ये घट करके हो गई है 4033। यानी ये जो 4120 जो विधायक है वो रामनाथ कोविंद वाला, जो अभी रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति है, अभी इससे ठीक 5 वर्ष पहले जो चुनाव हुआ था रामनाथ कोविंद जी का, उसमें इन 4120 विधायकों ने वोट डाला था। जबकि अब की बार जो होने वाला है, आप 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, 21 जुलाई को आपको पता ही होगा कि उसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, और 25 तारीख को नए राष्ट्रपति जो भी बने, या तो द्रौपदी मुर्मू बने या यशवंत सिन्हा जी विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो बने, वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे। तो यही कहने का मतलब कि अब 4033 अब की बार जो है 4000 ये जो 33 है विधायक, ये लोग वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ध्यान में रखिएगा इसमें जो 543 निर्वाचित सदस्य हैं उसमें 540 सदस्य ही जो है वोट डालेगा, 3 सांसद अब की बार नहीं डालेंगे। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो या किसी का कोई दिक्कत हो, और उसके अलावा जो है राज्यसभा में 233 सदस्य डाल सकते हैं, लेकिन अब की बार के चुनाव में जो है 227 सदस्य यानी 6 सदस्य कम हो गए हैं, ये वोट डालेंगे। अब इसे फ्रेश में हम आप लोगों को आंकड़ा बता देते हैं। अब इतना समझ में आ गया कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। पहला याद रखना है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य किसको बोलेंगे? जिसका चुनाव जनता के द्वारा हुआ है वोटिंग के थ्रू। ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 को। अच्छा, उसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। इसमें जो 12 को मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो वोट नहीं करेंगे, उनकी सदस्यों की संख्या है 233 को। और प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें वोट डालेंगे, जिसका टोटल संख्या है 4120 को। याद रखना है एक और भी बात है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पांडिचेरी, D+P, D का मतलब होता है दिल्ली, P मतलब पांडिचेरी, केवल 2 ही ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें विधानसभा मौजूद है। और यह भी विधानसभा 1992 से पहले नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1992 से पहले जितने भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते थे, क्योंकि वहां पे विधानसभा थी ही नहीं। 1992 में जो है, जब दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा तब तक जो है अस्तित्व में आ चुकी थी, तो इसलिए भारतीय संसद ने जो है एक संशोधन किया, और वो संशोधन 17वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, जो कि 17वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव जी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको बता रहा हूं, और एक एक पॉइंट जो है आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं ये जो राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इससे एक भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी में और बीपीएससी में, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं आप, एनडीए सीडीएस का एग्जाम देते हैं, किसी जनरल कंपटीशन का देते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। बस आप इसे बार बार देखिए और रिपीट कीजिए आगे पीछे वीडियो को करके, और फिर जाकर के नोट्स बना सकते हैं। नोट्स आप लोग बनाइए, और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। चलिए आते हैं
हमने क्या कहा, 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था, प्रश्न बनाया जा सकता है। आपका आंसर होगा 1992 में, ऑप्शन देगा वहां पे 1991 में होगा, 1992 में होगा, 1993 में होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, 1992 में। ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का जो अधिकार प्राप्त हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे। याद रखना है, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ये याद रखना है आप लोगों को। ये भी याद रखना है कि दिल्ली और पांडिचेरी के जो सदस्य हैं उनको वोट डालने का राष्ट्रपति के चुनाव में 1992 में अधिकार मिला। कौन से संविधान संशोधन के तहत पूछा जा सकता है, 69, 70, 71, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा 70। अब आते हैं, हम लोग इतना सारा पढ़ लिए तो इसे फ्रेज से जो है, ताकि आप लोग नोट्स बना सके। अब इसे हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं निर्वाचक मंडल के बारे में। ये सारी बातें आप लोग पढ़ लिए, यहां पे फ्रेश से नोट्स कर लीजिए आप लोग। देखिए, निर्वाचक मंडल में पहला याद रखना है कि निर्वाचक मंडल में 1 नंबर पे लोकसभा, एल का मतलब क्या हो गया, लोकसभा। और जैसे ही हम यहां पे लिख दिए इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर मतलब होता है निर्वाचित सदस्य जिसका जनता के द्वारा चुनाव हुआ हो, तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। याद रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य 2 एंग्लो इंडियन वाले होते हैं, वो वोट नहीं डालते हैं। नहीं डालते हैं इसलिए क्योंकि उनका चुनाव ही राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है। लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर की जो टोटल संख्या है वो है 543। गणित बना लीजिए इसका। उसके बाद आते हैं राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, इसमें भाग लेंगे निर्वाचित सदस्य, इनकी संख्या है 233। याद रखिएगा। उसके अलावा प्रत्येक राज्यों की जो विधानसभा है, प्रत्येक राज्यों की विधानसभा और प्रत्येक राज्यों की विधानसभा के जो विधायक है ना, प्रत्येक राज्यों के विधायक, वो लोग वोट डालेंगे। कैसा विधायक होना चाहिए, ये भी इलेक्टेड होना चाहिए, ये भी निर्वाचित होना चाहिए। याद रखना है, इनकी अभी वर्तमान में संख्या जो है, इससे पहले वाले चुनाव में 4120 थी। अभी जो है, चूंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग है, तो ये लोग जम्मू कश्मीर के विधानसभा वाले लोग अभी वोट इस वाले राष्ट्रपति के चुनाव में जो 18 तारीख को होने जा रहा है नहीं डालेंगे। तो याद रखना है, इनकी संख्या है अभी 4033। अब है कि ये 3 लोग वोट डालेंगे। कौन कौन से लोग वोट नहीं डालेंगे, याद रखिए। लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं डालेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या कितनी है, तो 2 है। नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या 2 है। उसके बाद राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वो लोग वोट नहीं डालेंगे। ये वोट न डालने वालों की हैं और यहां पे वोट डालने वालों की। प्रत्येक राज्यों की विधानसभा के विधायक तो डालेंगे, लेकिन याद रखना है कि वो निर्वाचित विधायक डालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहां पे कि विधान परिषद भी हैं, तो उस विधान परिषद वाले लोग इसमें वोट नहीं डालते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को बोला जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं इसे विधान पार्षद। तो विधायक लोग वोट डालेंगे, विधान पार्षद लोग वोट नहीं डालेंगे। आइए देखते हैं इसका गणित क्या होगा। 543 और 233 ये सदस्य जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पिछले चुनाव में वोट तो डाले थे, लेकिन अब की बार इनकी संख्या कम हो गई है। संख्या कम होने के पीछे कारण क्या है, जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है अभी भंग चल रही है। अब यहाँ पे देखिए, इनकी जो है संख्या है 540। अब की बार जो लोग वोट डालेंगे उनकी संख्या है 540। इसमें से 227 लोग राज्यसभा से अब की बार वोट डालेंगे जो इलेक्टेड मेंबर है। 6 लोग इसमें से कम हो गए हैं। और अगला जो है प्रत्येक राज्यों की विधानसभा के विधायक लोग जो वोट डालेंगे, वो डालेंगे 4033 लोग वोट डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा काउंट कर लिया जाए, ये संख्या कितनी हो जाएगी, 6, उसके बाद 6, 7, यानी जो है 667 जो है ये सांसद है। क्या है, एमपी है। लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाले को हम सांसद बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 667 है। और विधायक एमएलए कितने प्रत्येक राज्यों को हो गए, तो वो हो गए 4033।
और इसके अलावा एक नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, यानी 4033 विधायक और उसके बाद 667 को सांसद वोट डालेगा। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं डालते हैं। हम लोग जिसके चुनाव में वोट डालते हैं उस वैसे इलेक्शन को हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है। और अप्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें हम लोग वोट नहीं डालते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए सांसद या विधायक या फिर ये दोनों वोट डालते हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब कहे तो नेता। अब ये देखिए, सांसद और विधायकों द्वारा वोट डाला जा रहा है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा चुनाव कहलाएगा? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। पिछली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब देखिए ये बातें आपको डी नोवेली सिविल सर्विस एकेडमी वाले प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाकर के वहां पे सर्च कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं ये वाला। इसके अलावा ये याद रखना है कि यूनियन टेरिटरी से दिल्ली और पांडिचेरी के ही जो है विधायक वोट डालेंगे। इसके लिए हमने अभी बताया 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये नोट कर लीजिएगा पूरी तरह से, केंद्र शासित प्रदेश में। और ये सब राज्यों को मिलाकर के 4033 लोग वोट डालेंगे। यही होता है निर्वाचक मंडल। अब हम आते हैं अनुच्छेद संख्या, आपको पढ़ाते हैं 55। 54 का काम हो गया कि कौन कौन से लोग वोट डालेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पता कर लिया। अब पढ़ना है अनुच्छेद संख्या 55 के बारे में। यहां से हम जो है अब आते हैं अनुच्छेद संख्या यानी आर्टिकल नंबर जो है देखते हैं हम लोग 55। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 55? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, रीति क्या होगी, विधि क्या होगी, इसके बारे में बात करता है कि प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो रीति है, वो उसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति यानी तरीका, विधि। ध्यान में रखिएगा, इसमें 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। याद रखना है, कौन से विधि? अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका सिंपल मतलब है कि जनता इसमें डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, इसमें सांसद और विधायक वोट डालते हैं, जैसा कि हमने अनुच्छेद संख्या 54 में बताया आप लोगों को। दूसरी बातें याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो बैलेट पेपर के थ्रू होगा। क्या होता है बैलेट पेपर, इसको समझते हैं। बैलेट पेपर एक नॉर्मल सा कागज होता है, जैसे आपके कॉपी का जो है वो पेज हो गया। मान लीजिए ये एक ऐसा पेज हो गया, आपको ये जैसा दिखाई दे रहा है। इस पे उम्मीदवार के नाम लिखे होते हैं और उसे प्रीफरेंस के आधार पे, जैसे प्रधानमंत्री वाला हम लोग चुनाव देखते हैं तो किसी एक आदमी को वोट डालते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि यदि 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो तीनों को हम देते हैं वोट, क्रम में सजा कर देते हैं। यानी पहली पसंद देखा जाता है कौन है, हो सकता है 3 को लगातार नाम दिया है तो पहला पसंद को पहले लिखेंगे कि भाई तीसरे नंबर पहले आएगा, फिर जाकर के पहला नंबर वाला आदमी हमें पसंद है और फिर जाकर के दूसरा नंबर वाला। इसे हम लोग बोलते हैं प्रीफरेंस के आधार पर, यानी जो पसंद है व्यक्ति उसके आधार पर हम लोग वोट देते हैं। और वो बैलेट पेपर पे ही, यानी ऐसे कागज पे जो है टिक लगा करके, क्रम लिख करके और ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है और फोल्ड करके जो है एक बॉक्स होता है उसमें डाल दिया जाता है। अब आप कहिएगा कि इसमें ईवीएम का प्रयोग क्यों नहीं होता? ध्यान में रखिए, पहली बात है, जिस समय से राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था यानी 1951-52 के हम ले ले, उस समय ईवीएम था नहीं। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका प्रयोग सबसे पहले जो है 1982 में किया गया और केरल राज्य के एक चुनाव में किया गया। केरल, याद रखना है, केरल के एक पेरूर नामक जो है वहां पे जगह पड़ता है, अच्छा वहां पे जिला पड़ता है, वहां पे किया गया। तो ये प्रश्न बना सकता है कि ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहली बार प्रयोग किस राज्य में किया गया था? आपका आंसर होगा केरल में। यदि किसी तरह का जिला का नाम दे दे, आपका नाम होगा पेरूर में। और कब किया गया था यदि पूछा जाए, आपका आंसर होना चाहिए 1982। इस पे केवल 3 प्रश्न बना दिए जाएंगे आपको परीक्षा में। अब आगे डिस्कशन करते हैं, कुछ और भी टॉपिक समझते हैं इसके बारे में। बैलेट पेपर जो होगा
बैलेट पेपर दो तरह का होगा राष्ट्रपति के चुनाव में, एक होगा पीला रंग का और एक होगा नीला रंग का। ध्यान में रखिएगा, पीला रंग वाला जो बैलेट पेपर होता है वो एमएलए को दिया जाता है, यानी विधायकों को दिया जाता है। हमने ऊपर ही बताया कि प्रत्येक राज्य के विधायक, जो निर्वाचित विधायक होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो वो ध्यान में रखिएगा कि पीला रंग वाला किसको दिया जाएगा, एमएलए को, और जो नीला रंग वाला है वो एमपी यानी सांसदों को दिया जाता है। इससे पहचान हो पाती है कि सांसद जो है, सांसद के लिए कौन सा बैलेट पेपर है और फिर विधायकों के लिए कौन सा बैलेट पेपर है। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अप्रत्यक्ष विधि से कराया जाएगा, बैलेट पेपर के थ्रू कराया जाएगा, प्रीफरेंस के आधार पर कराया जाएगा। दो तीन बातें और भी यहां पे ध्यान रखिए जहां से प्रश्न बनाता है। इसे कहा जाता है एक और भी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। आनुपातिक क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, जरा ध्यान दीजिए इसको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसे ही कहते हैं हम लोग, इसका सिंपल मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक निश्चित कोटा तय किया जाता है। निश्चित कोटा यानी उतना जो है वोट तय किया जाता है कि इतना वोट यदि आपको मिल जाएगा तो आप फिर विजयी कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है निश्चित कोटा तय होता है। प्रधानमंत्री के चुनाव, मुख्यमंत्री के चुनाव जैसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो एक विधि से होता है जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये आप लोगों को किताब में पढ़ने को मिल जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है अग्रता ही विजेता, यानी आगे निकलने की पद्धति। यानी कोई भी पार्टी का यदि सबसे ज्यादा सीट आ गया प्रधानमंत्री के चुनाव में, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी, जो सबसे बड़ी पार्टी उभर करके लोकसभा के चुनाव में आई है, उसे न्योता देते हैं बहुमत साबित करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर वाली पार्टी को देते हैं। सेम चीज जो है राज्य में भी दोहराई जाती है, इसलिए जो है उसमें बड़ी पार्टी को न्योता दिया जाता है, जबकि ये राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता। यानी याद रखना है, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी अग्रता ही विजेता वाला जो है चुनाव नहीं है। जो आगे बढ़ गया वही नहीं जीत जाएगा, उसके लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। मान लिया जाए, अभी हम बात कर रहे हैं, कुछ हम आप लोगों को आंकड़े दे रहे हैं वर्तमान के, हम क्योंकि इससे पहले जो है ये घटता बढ़ता रहता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो चुनाव होने वाले हैं इसके हम आप आंकड़े दे रहे हैं आप लोगों को। तो निश्चित कोटा को प्राप्त करना ही होता है। देखिए निश्चित कोटा क्या होता है इसको समझिए। निश्चित कोटा में जैसे अब की बार का जो चुनाव लड़ा जाएगा उसके लिए हम कुछ आंकड़े आप लोगों को बता रहे हैं। उसके लिए टोटल वोट की संख्या होनी चाहिए आपको 10,80,131। ये वोट हो गए। अब इसमें से आपको क्या करना है, 50% प्लस 1 जो है निकाल लेना है। 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5,40,065 हो जाएगा। अच्छा, ये इतना वोट जिसको मिल जाएगा वही राष्ट्रपति चुना जाएगा। इतना वोट आवश्यक है। 50% प्लस 1, टोटल वोट का हम 50% प्लस 1 कर देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं निश्चित कोटा। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें सांसद और विधायक के द्वारा जो वोट डाले जाते हैं उनका सबसे पहले हम लोग मत मूल्य निकालते हैं कि वोट का वैल्यू कितना होगा। ये वोट का वैल्यू निकालने का आप लोगों को तरीका हम बता देते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग एक विधायक के वोट का वैल्यू निकाले, एमएलए का वोट का वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस भी राज्य का देखना है, मान लीजिए ये बिहार का देखना है, तो बिहार राज्य में ये देखना पड़ेगा कि बिहार राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की टोटल जनसंख्या ये बिहार के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम पता करेंगे कि भाई एक विधायक के वोट की कीमत कितनी है। तो ये जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या, याद रखिएगा, बिहार की कुल जनसंख्या बटा में बिहार में जो विधानसभा है, यानी कुल जितने विधायक है उन कुल विधायकों की संख्या जो विधानसभा में बैठने वाले हैं, और फिर जाकर के मल्टीप्लाई 1000 हम कर देंगे
तो एमएलए का वोट वैल्यू निकल जाएगा। मान लिया जाए कि बिहार में टोटल जो है 10 करोड़ जनसंख्या है, 10 करोड़ हो जाएगा ना, ये 10 करोड़ जनसंख्या है बिहार की, मान लिया जाए 10 करोड़, और बिहार में टोटल जो है विधायकों की संख्या 243 है। हालांकि 243 नहीं, हम यहां समझाने के लिए ताकि जल्दी से गणित कर पाए, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, 250 ले लेते हैं, आप लोग 243 में निकाल लीजिएगा, हैं तो 243 गुणे 1000 कर दिए। अब देखिए 3 जीरो से यहां पे 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से जो है 1 जीरो यहां पे कट गया, अब बचा 25, 25 चौके कितना होता है 100, 4 पे 2 जीरो हुआ, यानी बिहार में 400 जो है एक विधायक के मत मूल्य होगा। हमने 250 के अनुसार निकाला है, आप 243 के अनुसार निकाल लीजिएगा जितना होगा। ऐसे ही प्रत्येक राज्यों को निकालना बहुत ही आसान है। राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालना है, कुछ नहीं करना है, उस राज्य की टोटल जनसंख्या ले लेनी है, राज्य की जनसंख्या बटा में कुल विधायक गुणे 1000 कर देना है। याद रखिएगा, एक केवल आप लोग 1971 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की जनसंख्या को देखिएगा, अब भी के अनुसार नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति वाला जो चुनाव कराया जा रहा है वो अभी भी 1971 की जनगणना के आधार पर ही कराया जा रहा है। अब आप लोगों का सवाल होगा, सर ऐसा क्यों? बात बिल्कुल हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं आप लोगों को। ऐसा इसलिए, ये ध्यान में रखिएगा, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पे होता है, जैसे 71 में हुआ, 81 में होगा, 91 में होगा, 1 में होगा, 2001 में, 11 में होगा, फिर 21 में होगा, ऐसे प्रावधान है। 21 से फिर 31 में होगा। 10-10 वर्षों पे जनगणना कराई जाती है पूरे देश की। इसके थ्रू पता किया जाता है कि देश में टोटल जनसंख्या कितनी है। याद रखिएगा 1971 में जो दक्षिण भारत और जो उत्तर भारत है, इन दोनों की जनसंख्या में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन 1971 से लेकर के जब 2011 तक के बीच देखा गया तो इसमें उत्तर भारत के जितने भी जनसंख्या है, उत्तर भारतीय जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जबकि दक्षिण भारत में जो है जनसंख्या नियंत्रित स्थिति में रही, बहुत कम रही। अब जो है उत्तर भारत में जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो जनसंख्या बटा में कुल विधायक की संख्या तो सेम है। इसका मतलब क्या है कि एक विधायक की कीमत यहां पे ज्यादा बढ़ जाएगी, मत जो है वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वोट वैल्यू। और जबकि दक्षिण भारतीय में कम जनसंख्या होने के कारण कम वोट वैल्यू हो जाएगा। तो इससे राज्यों में असमानता न हो, भेदभाव न हो, या राज्यों को ऐसा दक्षिण भारतीय लोगों को न लगे कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर भारतीय लोगों की ज्यादा भूमिका है और हमारी कम भूमिका है। इसलिए इसको जो है निर्वाचन आयोग ने, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। 1971 के आधार पर ही भारत में राष्ट्रपति के चुनाव कराए जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान है। और एक जो है सांसदों का वोट वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। प्रत्येक राज्यों के एमएलए, देखिए सांसदों का जो वोट वैल्यू होता है ना एमपी का, याद रखिएगा आप लोग, सांसदों का जो वोट वैल्यू होता है वो ये एमएलए का जो होता है वो प्रत्येक राज्यों में अलग अलग होता है, लेकिन सांसदों का एक फिक्स होता है। जैसे प्रत्येक राज्यों के टोटल जो है हम एमएलए को ले लेंगे, टोटल एमएलए कहाँ के भाई, प्रत्येक राज्यों के, इस मतलब स्टेट टी मतलब टोटल एमएलए, और प्लस में जो हमारे संसद हैं, संसद यानी पार्लियामेंट में जो टोटल मेंबर है, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं उसको हम ले लेंगे, और फिर जा करके उसे करके और फिर 1000 बटा में 1000 कर देंगे। हमारा जो है मत मूल्य जो है 1000 नहीं, केवल इतना ही, इतना कर देंगे, फिर जा करके हमारा एमपी का निकल जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने फिक्स कर दिया है कि 708 एक जो है सांसद का वोट वैल्यू होगा, 708।
ये ध्यान में रखिए, पिछली वाली जो रामनाथ कोविंद का चुनाव हुआ आज से ठीक 5 साल पहले, उसमें निर्वाचन आयोग ने एक सांसद की कीमत 708 बताई थी। अब इसका आंकड़ा बदल गया है। दोनों से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद के टाइम पे 708 था, अब की बार निर्वाचन आयोग ने क्लियर किया कि 700, इसमें घटा हुआ है, यानी एक एमपी के वोट की कीमत होगी 700। ये समय समय पे आंकड़ा देता रहता है। कौन? वो देता रहता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। क्योंकि देखिए यहां पे विधायकों की संख्या भी कमी हुई है, जो 4120 थे प्रत्येक राज्यों से, अब 4033 आ रहे हैं। तो विधायक घटेंगे, सांसद भी घटेंगे। इतना समझ में आ गया? तो ये सारी बातें रही। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर इसे स्थानांतरणीय प्रणाली भी कहा जाता है, उसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरी बात याद रखना है, अप्रत्यक्ष विधि से कराया जाता है, जनता इसमें भाग नहीं लेती। तीसरी बात, बैलेट पेपर में एक ब्लू कलर नीला रंग का होगा, एक पीला रंग का होगा। नीला रंग वाला सांसद को दिया जाता है, पीला रंग वाला विधायकों को दिया जाता है। चौथी बात, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। इसका सिंपल मतलब होता है कि भाई एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, वो निश्चित कितना होना चाहिए? 5,40,065, जिसका मत मूल्य जो है आ जाएगा। मत मूल्य मतलब टोटल विधायक और टोटल सांसदों का वोट वैल्यू जोड़ करके इतना आना चाहिए, 5,40,065, वही जो है अगला राष्ट्रपति चुनाव में बन पाएगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है अनुच्छेद संख्या 55 में थी। और ये भी थी कि कौन कौन से लोग भाग नहीं लेंगे। तो भाग नहीं लेने वालों की संख्या 54 में हमने क्या बताया, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालेंगे। 55 में क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट नहीं डालेंगे। सिंपल सा, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन नहीं डालेंगे, राज्यसभा के 12 सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो नहीं डालेंगे। प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं में कहीं कहीं जहां भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो लोग वोट नहीं डालेंगे। और विधान परिषद के एमएलसी यानी पार्षद लोग वोट नहीं डालेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो बहुत ही लंबा बन गया है, आप इसे अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर कर दीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए। यदि आप फ्री में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी जीके जीएस में छूटने वाला नहीं है। बस आप लोग यदि सीरियस में पढ़ाई को ले रहे हैं और सच में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको निकालना है कंपटीशन पूरी तरह से, इसके लिए प्रतिबद्ध है, तो आप डी नोबिली सिविल सर्विसेज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पे बने हुए सारे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, नेक्स्ट क्लासेज में उन सारे चीजों का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए आपका।